नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको पता है सभी को कि बीएसटीसी एग्ज़ाम कल होने वाला है। उसके लिए हम एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं हिंदी की पूरी हिंदी कवर करवाएंगे। हर टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पेपर में छपने वाला है, कौन सा आने वाला है क्वेश्चन, उस प्रकार से उसी पे आधारित आज टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आपको संधि के बारे में बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सारे के सारे टॉपिक करेंगे। आप अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और इसके नोट्स बना लें। आज पूरी रीडिंग लगा लें, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। आज आप इस पूरे टॉपिक को रीड कर लें, 2-3 बार देखें और इसी संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे कल हिंदी में, ये ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बीएसटीसी एग्जाम की जो संधि आएगी उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। संधि, ये संधि करवा रहा हूँ पहले मैं आपको। पहला टॉपिक है अपना संधि, ध्यान से करना सभी टॉपिकों को। देखो देवालय, मैंने एक बात पहले वीडियो में हम सभी सारे की सारी मैंने बता दी कि क्या क्या पहचान बतानी है। अगर सीधा वर्ड पूछ ले तो अलग बात है, और अगर विच्छेद पूछे, संधि विच्छेद, वैसे संधि कहते किसे हैं आपको पता होना चाहिए। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है ना, और उनको दोनों को तोड़ते हैं तो उसको विच्छेद कहते हैं। हमेशा कई बार पेपर में पूछा जाता है विच्छेद के बारे में। संधि को जब तोड़ते हैं तो वो विच्छेद होता है, ठीक है ना। संधि कहते किसे हैं, दो वर्णों के मेल को। और सबसे पहले देखो मैंने बताया था जब बड़ी मात्रा लगी हो, बड़े आ की, बड़े ऊ की, बड़े ई की, तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। ये देखो देवालय में, ये देखो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है ना, इसे जब विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, देव प्लस आल्य, ये विच्छेद हो जाएगा। ये कौन सी संधि आ गई, दीर्घ संधि। ये ध्यान रखना भाई, बड़ी मात्रा आ जाए आ की, ऊ की या ई की, तो वहां पर दीर्घ संधि ही होगी। अब देखो दीक्षांत में देखो बड़े आ की मात्रा है ना, 2 नंबर पे ही देखना आपने, तो क्या आ जाएगा इसका, दीक्षा प्लस अंत, दीक्षांत बन गया ये, ठीक है। ये देखो मनिंद्र में बड़े ई की मात्रा लगी हुई है, तो क्या आ जाएगा, जब बड़े ई की मात्रा आ जाए तो वे छोटे ई में बदल जाती है, मुनि प्लस इंद्र, ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों की तीनों क्या है, दीर्घ संधि है। क्यों दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। ये ध्यान रखना, पेपर में याद करके जाना, इस चीज को पढ़ के जाना कि बड़ी मात्रा आ जाए तो वहां दीर्घ संधि होगी, और बड़ी मात्रा आपको पहचान आ जाएगी तो वहीं से ही तोड़ना है, इसको विच्छेद करना है। ऐसा नहीं कि अलग करके यहां से तोड़ने लग जाओ या पहले से तोड़ने लग जाओ, जहां पर आपको संधि की पहचान आ जाएगी वहीं से विच्छेद करना है इसका। आगे देखो भानुदय में देखो बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है ना, ठीक है, इसको छोटे में बदल दो, भानु प्लस उदय। बड़े ऊ की, बड़े ई की मात्रा लगी हो तो वो छोटी में बदली जाती है जब विच्छेद करते हो। ये चारों के चारों ही दीर्घ संधि के उदाहरण लिए मैंने, ठीक है ना। बड़े आ की, बड़े ई की या बड़े ऊ की मात्रा अगर लगी हो तो वहां पर दीर्घ संधि प्रयोग होगी। अब आगे देखो जहां पर एक मात्रा लगी हो, ऊपर कितनी मात्रा लगी हो, एक मात्रा लगी हो, वहां पर गुण संधि होगी। देखो ये रही, नरेंद्र पर कितनी मात्रा लगी हुई है, एक मात्रा लगी हुई, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र बन गया। एक मात्रा लगी हो ऐसे इस प्रकार से, तो वहां पर कौन सी संधि आ जाएगी, गुण संधि, ये ध्यान रखना। जन्मोत्सव पर देखो, ऊपर देखनी है आपने, अब बड़े छोटा नहीं देखना कुछ भी। जन्मोत्सव में देखो जन्म प्लस उत्सव, एक मात्रा लगी हुई है ना, इसलिए गुण संधि है। ये दोनों को दोनों गुण संधि के उदाहरण लिए मैंने, ये ध्यान रखना भाई। अब देखो आगे हितैषी, अब 2 मात्राओं की बात आ गई, 2 मात्राएं लगी हो तो वहां पर वृद्धि संधि होगी, ये भी ध्यान रखना। एक मात्रा आए तो गुण संधि, 2 मात्रा आ जाए तो वृद्धि संधि। तो इसका क्या आ जाएगा, हित प्लस ऐशी, हितैषी बन जाता है। 2 मात्राएं आए, अगर आपसे सीधा पूछे कि हितैषी में कौन सी संधि है तो 2 मात्राएं देख लेना, ऊपर वृद्धि संधि है। अगर संधि विच्छेद करना तो आपको मैंने बता दिया, जहां पर आपको पहचान का पता चल जाएगा वहीं से उसका विच्छेद करना है। जलोक में देखो भाई, जल प्लस ओक, जलोक बन गया। ये भी क्या है, 2 मात्रा लगी हुई है, देखो ये रही, ऊपर 2 मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहां पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है। अब आगे वाली संधि देखो कितनी संधि होगी, 1 2 3। ये संधि के वैसे प्रकार पता है ना आपको, 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। मैं स्वर संधि के भेद बता रहा हूं आगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से 1 2 3 मैंने करवा दिए। अब आगे देखो भाई, चौथा देखो अतियुक्त, अति उत्तम है, सॉरी अति उत्तम है। इसमें देखो कभी भी मैंने आपको पहले बताया था, ये व रे और ले, इन चारों शब्दों से पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है, आधा शब्द आता है कोई भी,
तो वहां पर यण संधि होगी। कौन सी संधि है? यण संधि। ये देखो यह से पहले कौन सा शब्द आया है? आधा शब्द आया हुआ है ना, इसलिए यहां पर यण संधि है। तो क्या बन गया इसका संधि विच्छेद? अति प्लस उत्तम, अति उत्तम। ठीक है ना। ये स्वच्छ के क्या बनेगा? सु प्लस अच, ये आ गया। ये देखो वह से पहले आधा शब्द है, ठीक है ना। यह वह रहले से पहले आधा शब्द आ जाए तो वहां पर यण संधि ही होगा। उसके बाद देखो आगे आ गया नयन। मैंने आपको बताया था एक चीज, आव आए बताया था ना, आए। ये चीज की आवाज आ जाए तो वहां पर अयादी संधि होता है, अयादी संधि। ठीक है ना। अब देखो नयन, यह की आवाज आ रही है ना, तो इसमें संधि विच्छेद कैसे होगा? अगर सीधा आए बिना मात्रा के तो ऊपर मात्रा लग जाती है, विच्छेद करते तब नए प्लस अन्न। ठीक है। अब भावुक में देखो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, आव की आवाज आ रही है इसके अंदर, तो इसका मतलब अयादी संधि है ये। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे? भो प्लस आक हो जाएगा इसका। ठीक है ना। इस प्रकार से दो मात्रा लग जाएंगी ऊपर। अगर यहां पर भी बड़ी मात्रा है तो ऊपर भी दो मात्राएं ही लगेगी, ये ध्यान रखना। अब आव आय की आवाज आए तो वहां पर कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ये 5 की 5 स्वर संधि मैंने पूरी करवा दी, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है ना। द्वार से फिर सुन लो, दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा, गुण संधि में एक मात्रा लगी होगी ऊपर, और वृद्धि संधि में दो मात्राएं, यण संधि में यह वह रहले से पहले आधा शब्द आएगा कोई, और अयादी संधि में इसकी आवाज देख लेना बोलकर आप, अब आव आय की आवाज आएगी, वहां पर अयादी संधि होगा। अब आगे देखो, उस स्वर संधि के बाद स्वर संधि के मैंने 5 भेद करवा दिए। अब आगे व्यंजन संधि के बारे में देखो, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। व्यंजन संधि के बारे में देखो भी। व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण है, जैसे उच्चारण दे रखा है। एक बात मैंने पहले वीडियो में भी मैंने बताया है कि जब कभी भी 2 शब्द या 2 व्यंजन, एक तो आधा आए, ठीक है ना, जैसे ये च आधा आ गया और एक पूरा आ जाए, वहां पर आप कैसे करोगे? वहां व्यंजन संधि ही होगा, ये पहचान याद रखना। जब एक आधा और एक पूरा वर्ण आए तो वहां पर व्यंजन संधि ही होगा। इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे? देखो, जब डबल आ जाए कोई भी अंक, कोई भी शब्द यहां पर डबल आ जाए तो उसका तय बना देना आपने, इस प्रकार से हलंत लगाकर, उत प्लस चारण बन जाएगा। ये ध्यान रखना भी, कोई भी चीज यहां पर डबल आ जाए, यहां पे देखो सच्चिदानंद, यहां पे देखो डबल चय आ रहा है ना, तो क्या बन जाएगा इसका? सत प्लस चिदानंद, ये आ जाएगा। ठीक है। तजन्य में देखो यहां पर डबल जय आ रहा है ना, तो आपने हमेशा ध्यान रखना क्या बना देना, इसका डबल का तय बना देना है, और आगे वैसे का वैसे उतार दिया करो। जन्य समझ आ गई? जब कभी भी डबल शब्द आ जाए, यहां पर डबल वर्ण आ जाए, कोई भी कुछ भी लिखा हो, तय तय लिखा हो या पै लिखा हो या चय चय कुछ भी लिखा हो, तो वहां पर व्यंजन संधि ही होगी। ये दिमाग में रखना भाई। ठीक है। उसका तय बन जाता है हमेशा, कोई भी आधा डबल आएगा तो। उसके बाद संचालन देखो, अब एक बिंदी वाला बात याद रखना। यहां पर तो मैंने बता दिया आपको कि कोई भी चीज डबल आएगी, ठीक है। और यहां पर देखो ऊपर बिंदी लगी होगी, उसका क्या बनाना है? मैं बना देना आपने। देखो संचालन में यहां पे बिंदी याद रखना, बिंदी लगी होगी ना किसके ऊपर भी, वहां पर क्या है? व्यंजन संधि ही होगी। इसका बनाओ आप सम प्लस चालन, आगे का वैसे बना देना। ठीक है ना। इस बिंदी का मैं बन जाता है। ठीक है। सम प्लस चालन, यहां बिंदी लगी हुई, देखो क्या बना दोगे इसका? सम प्लस तोष। उसके बाद संजय में क्या बना दोगे? सम प्लस जय, ये बन जाएगा। ठीक है। ये बिंदी वाले उदाहरण थे। व्यंजन संधि ही होगी, ऊपर बिंदी लगी हुई कोई भी शब्द में, और वहीं से टूटेगा। ये बिंदी का मैं बना देना आपने। आगे देखो भाई, इसका तय का देखो, आधा तय दिया हो, आधा तय दिया हो कोई भी वर्ण के साथ, तो क्या बनाना है आपने? देखो इसका दय बन जाएगा, सदकार बन जाएगा ये तय का। इसका शर्दकाल, शर्द प्लस काल बन जाएगा। ठीक है। आधा तय आ जाए तो उसका क्या बना देना आपने? दय बना देना है, ये ध्यान रखना। अब आगे देखो दिगत, देखो गय आ जाए, गय पूरा आए चाहे आधा आए, ये भी बात ध्यान रखना भी। इसका कै बनाना है आपने गय का, तो क्या बन जाएगा? दिक प्लस तय। ठीक है ना। दिगत बन गया ये।
उसके बाद वागदान का देखो क्या आ जाएगा, वाग प्लस दान, ये हो गया। गय और आधा गय आ जाए तो वहां पर कै ही बनाना है आपने व्यंजन संधि में, ठीक है ना। ये व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि की पहचान आपको मैं बार बार कह रहा हूं, डबल अक्षर आ जाए तो वहां व्यंजन संधि ही होगा, ऊपर बिंदी लगी हो तो भी व्यंजन संधि ही होगा, ठीक है ना। आधा तय आ जाए या आधा गय आ जाए या पूरा गय आ जाए तो वहां पर भी व्यंजन संधि ही होगी। अब आगे देखो भी, तीसरा प्रकार संधि का कौन सा है, विसर्ग संधि, ठीक है ना। ये संधि का अंतिम प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहचान में देखो क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आधा रह लगा होगा ऊपर, कहीं भी लगा हो आधा रह तो वहां पर विसर्ग संधि ही होगी। देखो निर्गुण, ये रह लगा हुआ ना, इस प्रकार से आधा रह लगा हुआ है, ये पहले बोला जाता है जो गैर से, ठीक है ना, निर्गुण बोला जाता है इसको, तो ये विसर्ग संधि ही होगी। ये तीनों के तीनों विसर्ग संधि के ही उदाहरण हैं। देखो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, नी ये विसर्ग का निशान लगाकर प्लस गुण, बस इस प्रकार से करना है। निर्जन का कैसे करोगे, नी ये विसर्ग का निशान फिर जन, निर्जन, ऊपर रह आधा रह लगा होगा वहां पर विसर्ग संधि ही होगी, ठीक है ना। दु प्लस बोध, दुर्बोध है क्या ना, दुर्बोध है, ये आधा रह लगा हुआ है इसलिए दु प्लस बोध, ठीक है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है तीनों के तीनों। आगे देखो यहां पे भी देखो आशीर्वाद, आशीर्वाद में भी रह आधा लगा हुआ है ना, ये ध्यान रखना है विसर्ग संधि में। आशीर्वाद में क्या बन जाएगा, आशी फिर विसर्ग का निशान प्लस वाद, आशीर्वाद बन गया। ये पहला प्रकार हो गया इसका विसर्ग संधि का। अगर ऊपर रह लगा हो आधा तो वहां पर विसर्ग संधि ही होगी। आगे देखो अगर शय लगा हो अकेला, दुए वाला जो अंक आता ना गिनती के, वो शय या डबल शय ये लगा हो बड़ा, ठीक है ना, कोई भी लगाओ, आधा लगाओ या पूरा लगा हो, वहां पर भी विसर्ग संधि ही होगी। देखो निश्चल में ये लगा हुआ शय, ठीक है ना, इसका विसर्ग कैसे होगा, नी प्लस चल, इस प्रकार से। वहीं से तोड़ना जहां पर आपको संधि का पता चलेगा कि ये कौन सी संधि है। निशंक में देखो नी फिर विसर्ग का निशान प्लस शंक, ठीक है। यहां पे देखो डबल शय लगा हुआ, ये रहा, ये शय लगा हुआ। फिर आगे वाला शय, ये शय मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद आगे वाला शय भी इस प्रकार से आएगा, आधा आ जाए चाहे पूरा आ जाए, किस प्रकार से भी आए तो वहां पर भी विसर्ग संधि ही होगी। इसका विसर्ग विच्छेद कैसे करोगे, नी प्लस कंटक, इस प्रकार से। निष्काम का क्या आ जाएगा, नी प्लस विसर्ग का निशान आ जाएगा और काम, इस प्रकार से करना है भी। आधा शय आ जाए, देखो आधा शय आया हुआ यहाँ पे देखो, इस प्रकार से। आगे आधा सह भी आ जाए, शय मैंने तीन प्रकार के बताए हैं, शय, सह और ये रस है, ठीक है ना। आधा सह आ जाए तब भी कैसे करना है, नम विसर्ग का निशान प्लस ते, ठीक है। यहां मन तेज लिख रखा है तो क्या आ जाएगा, मन प्लस तेज, ये आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तीनों प्रकार के शय याद रखना, ये शय दुए वाला, ये और आधा सह, ठीक है ना, स्लेटी वाला, ये तीनों के तीनों याद रखना। तीनों के तीनों ही विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, विसर्ग संधि में ही आते हैं। और आधा रह आ जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से ये संधि कंप्लीट होगी। अब हम आगे करवा रहे हैं आपको समास। अब देखो भी संधि कंप्लीट हो चुकी है अपनी। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखो समास है। आज मैं पूरे टॉपिक करवाऊंगा आपको, आप एक बार रिवीजन कर लेना इस टॉपिक को, पूरे के पूरे को, सारे के सारे टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। उस प्रकार से समास करवा रहा हूं। समास आपको पता ही कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। सबसे पहले अव्ययीभाव समास में देखो क्या पहचान रखनी है। जैसे मान लो आ गया आ जन्म, ठीक है ना, इसमें देखो आ लगा हुआ, उपसर्ग लगा होगा कोई ना कोई, ठीक है ना, वहां पर अव्ययीभाव समास ही होगा, अव्ययीभाव समास, ये ध्यान रखना। ये पहला समास है अव्ययीभाव समास, जहां पर उपसर्ग लगा होगा या फिर कुछ बताता हूं आपको, प्रति लगा होगा या बे लगा होगा या निर, इस प्रकार से यथा ये लगे होंगे। जैसे मान लो आ गया यथाशक्ति, ठीक है ना, इस प्रकार से आ गया मान लो, तो वहां पर अव्ययीभाव समास है, ठीक है। बेशक आ गया, निर्जन आ गया, इस प्रकार से, या प्रतिशत आ गया तो क्या आ जाएगा, अव्ययीभाव समास, ये ध्यान रखना। कई बार क्या अव्ययीभाव समास में एक ही शब्द को 2 बार दे दे, जैसे रातों रात, रातों रात देखो रात रात आ गया ना, तो वहां पर भी अव्ययीभाव समास ही होगा, ये ध्यान रखना। एक ही शब्द को 2 बार लिखे तो वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। आगे देखो भाई 2 नंबर पे देखो द्विगु समास, देखो द्विगु
और द्वंद्व, ये दोनों के बारे में बता रहा हूं अभी मैं आपको। द्विगु से पता चल रहा है, द्वि मतलब संख्या, इसमें पहला पद संख्यावाचक होगा। जैसे मान लो क्या लिखोगे, नवरात्र लिख लो, नवरात्रे, नवरात्र, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, नौ रात्रों का समूह है, तो इसमें क्या आ गया, संख्या, पहला पद जो है संख्यावाचक होगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना भाई। जिसमें पहला पद संख्यावाचक आए वहां पर द्विगु समास होगा, यानी कि 1 से लेकर 9 तक गिनती के अंक, ठीक है ना, 1 से लेकर 9 तक गिनती के। चौराहा देखो, चौराहा 4 आ गया ना इसके अंदर, तो द्विगु समास का उदाहरण है ये। 1 से लेकर 9 तक गिनती के अंक और जो पूर्ण संख्याएं हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, जितनी भी है पूर्ण संख्याएं, वो द्विगु समास के अंदर ही आएंगी, ये ध्यान रखना। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास के अंदर देखो, जैसे एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है ना, विलोम होता है ये, माता पिता, इस प्रकार से। या योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, ये योजक चिन्ह का निशान लगा हुआ ना, यहां जैसे मान लो इसका विच्छेद करोगे ना, समास विग्रह करोगे, सॉरी, संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, और समास 6 प्रकार से होते हैं, याद रखना। इसका क्या आ जाएगा, जब समास विग्रह करोगे माता और पिता, और लग जाएगा बीच में, यहां पर और शब्द का लोप हुआ है योजक चिन्ह का, ठीक है ना, और यहां पे ये चिन्ह लगा दिया, ऐसा निशान याद रखना। बस एक ही बात दिमाग में रखो, योजक चिन्ह आ जाए ऐसा, तो वहां पर द्वंद्व समास ही होगा। एक बात और याद रखना, यहां पर मैंने द्विगु समास और द्वंद्व समास में थोड़ा सा अंतर याद रखना। 1 से लेकर 9 तक गिनती और 10, 20 जो पूर्ण संख्याएं हैं वो तो इसमें आएंगी, परंतु जितनी भी अपूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो 11, 12, 13, 14, 15, ये सारी की सारी इसमें आएगी द्वंद्व समास में। जैसे वो कोई भी मान लो आपको उदाहरण दे देगा कि 14 में कौन सा समास है, तो आप इस संख्यावाचक को देखकर द्विगु नहीं करना, द्वंद्व समास करना है, ठीक है ना। अब 3 समास हो गए, अव्ययीभाव समास हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, और अब कर्मधारय समास देखो भाई, यहीं देख लो, कर्मधारय समास देखो नंबर 4 पर। कर्मधारय समास का उदाहरण यहां मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो नीलकमल, यानी कि जो एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, ठीक है ना, वहां पर कर्मधारय समास ही होगा, जहां पर विशेषता बताई जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो नील गाय, लाल मिर्च, ये देखो मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि कैसी है, वो लाल है, गाय की विशेषता बताई जा रही है नीली, कमल की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि दूसरे पद की पहला पद जो है वो विशेषता बताएगा, तो वहां पर कर्मधारय समास ही होगा, ठीक है। अब बहुव्रीहि समास का उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। बहुव्रीहि समास देखो, बहुव्रीहि समास में पहले वीडियो मैंने बताया कि देवी देवताओं के नाम जरूर आएगा कोई ना कोई। जैसे मान लो लंबोदर आ गया, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका कौन है वो गणेश, ठीक है ना, तो किस में आ गई है, बहुव्रीहि समास में, ठीक है ना। कोई भी देवी देवताओं का नाम आए जितने भी, उसमें बहुव्रीहि समास में ही आएगा। अब एक रह गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, इसमें जितने भी कारक होते हैं वो कारक सभी के सभी लिए होते हैं इसके अंदर तत्पुरुष समास में, ये ध्यान रखना भाई। तत्पुरुष समास में जैसे मान लो रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है ना, रसोई घर, आप ये तत्पुरुष का अलग ही रखना, ये 5 को समझ जाना, छठा अपने आप ही निकल जाएगा तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास के अंदर कारक जितने भी है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान में पर, ये सारे के सारे तत्पुरुष में ही आएंगे, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब देखो इसके बाद तुरंत बाद टॉपिक है आपका बीएसटीसी में जो आ सकता है, 100% चांस है, संधि और समास में से पक्के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक उसी प्रकार से ही आएगा पेपर में, ठीक है ना। अब आगे टॉपिक मैं करवा रहा हूं आपको वाक्य। वाक्य के अंदर क्या होता है, वाक्य 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है साधारण, ये ध्यान रखना भाई, साधारण हो गया, और एक हो गया संयुक्त, और एक हो गया मिश्र वाक्य, ठीक है ना। पिछली बार एग्जाम में मिश्र वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा था, अब की बार भी पूछ सकता है। साधारण वाक्य में क्या होता है, सिंपल सी बात होगी बिल्कुल ही, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ये सिंपल बात है ना, बिल्कुल साधारण वाक्य है, ठीक है ना। इस प्रकार से वाक्य क्या होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में
कोई ना कोई योजक चिन्ह जुड़ा होगा आपस में, दो शब्द जो होंगे, दो वाक्य आपस में जुड़े होंगे, तो वहां पर संयुक्त वाक्य लिख देना। जैसे मान लो राम सो रहा है, परंतु मोहन खेल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये योजक चिन्ह जुड़े होंगे, वहां पर क्या आएगा, संयुक्त वाक्य आएगा, ठीक है ना। संयुक्त वाक्य का ये उदाहरण ध्यान रखना, योजक चिन्ह कोई ना कोई जुड़ा होगा, जैसे मोहन स्कूल जा रहा है लेकिन राम खेल रहा है, इस प्रकार से संयुक्त वाक्य होंगे। ये वाक्य के दूसरा प्रकार है, ये पहला साधारण वाक्य हो गया, सिंपल बात कहेगा इसके अंदर, और दूसरे में कोई ना कोई योजक चिन्ह जुड़ा होगा संयुक्त वाक्य के अंदर, ठीक है। अब आगे मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक तीसरा ही अर्थ निकलेगा अलग से। यदि तुम मन लगाकर काम करोगे, ठीक है ना, यदि तुम मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। यदि तुम मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा, मिश्र वाक्य आ जाएगा। देखो इन दोनों से अलग है ना, अगर तुम काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, ठीक है ना। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, ठीक है ना। इसके बाद ये वाक्य हो गया। वाक्य के बाद मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताता हूं, मैं फटाफट जल्दी से, आपके पास भी टाइम कम है क्योंकि रीडिंग भी लगानी है ना इसकी। तो उपसर्ग में क्या है, जैसे मान लो उपसर्ग दे दिया काजल। उपसर्ग कहते किसे हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं, जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो पीछे लगते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय में क्या है, जैसे मान लो चढ़ावा, देखो इसमें क्या लगा हुआ, उपसर्ग देखो पहले तो आगे लगा हुआ, जो का लगा हुआ ना, उपसर्ग आगे लगते हैं, का जल, ठीक है ना, का प्लस जल हो गया। प्रत्यय कहां लगते हैं, पीछे लगते हैं, देखो चढ़ प्लस आवा, चढ़ावा, ये आवा प्रत्यय लगा हुआ है पीछे। जैसे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में क्या होता है, इक लगा हुआ है पीछे, ठीक है ना। सामाजिक, सामाजिक में भी इक लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रत्यय हो गए। और टॉपिक आपका आएगा विलोम। विलोम शब्दों के बारे में पूछेगा, दिन रात, माता पिता, ठीक है ना, आरंभ का, समाप्त होना, यानी कि अपोजिट होगा एक दूसरे के। ईमानदारी का क्या हो जाएगा, बेईमानी, ठीक है। गिल्ले का क्या हो जाएगा, गिल्ला, गिल्ले का होगा सूखा, ठीक है ना। इस प्रकार से विलोम शब्द आएंगे। और क्या आएगा, पर्यायवाची। मैं सारे के सारे टॉपिक बता रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे आपके, ठीक है ना। पर्यायवाची में जैसे मान लो आ गया वर्षा, आपने क्या करना है, पर्यायवाची का कैसे आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं। पर्यायवाची यानी कि उससे संबंधित ही होगा, आप ये दिमाग लगा लेना कि वर्षा को और क्या कुछ कहते हैं, वर्षा को क्या कहते हैं रे अपने, ये बताओ, और क्या नाम देते हैं इसको, बरसात कहते हैं ना। एक दूसरे नाम इससे संबंधित ही होगा, वहां पर वो पर्यायवाची होगा। और क्या कहते हैं, मैं कहते हैं ना, मैं कि मैं चल रहा है तो बहुत तेज, है ना, बरसात चल रही है। जैसे मरण का, देखो मरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताओ, एक तो देह हो गया, और क्या हो गया, मृत्यु और निधन, ठीक है ना, मौत, देह नहीं होगा, सॉरी, मरण का क्या क्या नाम, और आपको नाम पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। मरण का और नाम क्या है, मौत, मृत्यु, ठीक है ना। इस प्रकार से निधन भी कहते हैं ना इसको, ये ध्यान रखना भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये पूछेगा जरूर आपसे भी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये याद करके जाना भी। आपकी बुक में, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें दिए होंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे मान लो आपने, उसने पूछ लिया जो खाया ना जा सके, जो खाया ना जा सके उसके क्या कहते हैं, एक वर्ड में उत्तर देना है। जैसे मान लो इसको कहते हैं अखाद्य, जो खाया ही ना जा सके, ठीक है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द आएंगे इस प्रकार से। और क्या आएगा, जैसे मान लो इसमें आगे एक शब्द और होता है, वह हथियार जो हाथ में रखकर चलाया जाता है। एक तो होता है फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है ना, फेंक कर जो चलाया जाता है उसे कहते हैं अस्त्र, और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसे कहते हैं शस्त्र। ये ध्यान रखना है, इसमें वाक्यांश में जरूर आ सकता है पेपर में, ठीक है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द में आएगा कि वह हथियार जो हाथ में रखकर चलाया जाए, ठीक है ना, उसे तो शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक कर चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अस्त्र और शस्त्र के बारे में पता चल गया, ठीक है ना। जो फेंक कर चलाया जाएगा वो अस्त्र, और जो हाथ में रखकर चलाया जाएगा वो शास्त्र हो गया, ठीक है। उसके बाद शब्द युग्म और रह गया एक बस।
शब्द युग्म, यानी कि ये दो शब्द दे देगा एक जैसे, बिल्कुल जैसे मान लो इस प्रकार से अनल और अनिल, ये दो शब्द दे दिए एक जैसे, वो कह देगा इसका शब्द युग्म बताओ। अनल का क्या होता है? आग, आप बुक में पढ़ना भाई, इनके कुछ पढ़ के जाना। अनिल का क्या होता है? हवा। यानी कि दोनों के अर्थ लिखने हैं आपको, अर्थ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जिसको पर्यायवाची आते हैं वो सब कुछ लिख देगा, ठीक है ना। ये हिंदी के इतने टॉपिक है जो एग्जाम में आने वाले हैं, ये ध्यान रखना भी, सारे के सारे टॉपिक जितने भी एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिए। अब आपकी जो हिंदी की शिक्षण अभिरुचियां हैं वो रह गई है, वो आप देख लेना बुक में। और ग्रामर के जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे मैंने एक वीडियो में पूरे करवा दिए हैं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।